हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे द फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी के इस चैप्टर के अंदर हम ब्रिटिश के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश कैसे इंडिया में एक ट्रेड के रूप में आया था और उसने कैसे यहाँ पर एक टेरिटरी बना दिया, यानी व्यवसाय के रूप या बिजनेस के रूप करने के लिए वहाँ आए थे, ट्रेडर के रूप में आए थे, और कैसे अपने साम्राज्य अपने किंगडम को बनाने के लिए वो लग गए थे। इस चैप्टर हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है ताकि जो औरंगजेब थे वो सबसे मुगल के सबसे लास्ट सबसे शक्तिशाली रूलर थे और शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या किया था, जो इनएफिशिएंट और फॉरेन पावर को इंडिया में हावी किया था। औरंगजेब ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कि बाहर के लोगों को, फॉरेन लोगों को इंडिया में आने के लिए परमिशन दी थी, नहीं तो ब्रिटिश नहीं आ पाता। आज इंडिया में ब्रिटिश नहीं आ पाता अगर औरंगजेब ने उस चीज़ को मना कर दिया होता, परंतु औरंगजेब ने इनसफिशिएंट और बिना विचार करके ही अपने मृत्यु के बाद फॉरेन को, किनको बुलाया था, अपने जीवित समय उनको बोल दिया था फॉरेन कंट्री को इंडिया में आ जाए, और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश यहाँ पर आ गए अपने ट्रेडर करने। वो सोचते थे कि ब्रिटिश यहाँ पर ट्रेडर के रूप में आएंगे, पर पता नहीं था उनकी लालचीपन ब्रिटिश ने उनको टेरिटोरी बनाने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए क्या क्या और भी बढ़ा दिया। उनका मन और भी बढ़ गया, इस चीज को देखकर वो लालची हो गए थे। इसीलिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पर किंगडम बनाएंगे और यहाँ इंडिया के रिसोर्सेज, गोल्ड्स और सारे चीजों को इस जगह से कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए, इंग्लैंड में या फिर ब्रिटिश में। तब शुरू हुआ कोलोनाइजेशन। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम इंडिया में हावी करना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो कि आज भी 2021 और 22 में चल रही है और जिसकी सीईओ है हमारे भारत का एक व्यक्ति। ये चीज़ आपको सुनकर बहुत खुशी हो रहा है कि जो कंपनी भारत को बर्बाद के, भारत को लूट के आई थी, भारत के रिसोर्सेस ले गई थी, आज वो कंपनी के सीईओ एक भारतीय व्यक्ति है, जिनका नाम आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। मुझे पता है बट आप सर्च करके देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनीज कहाँ से? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से ही आई होगी, नाम से पता चल रहा है। ईस्ट या कंपनी ईस्ट से ही आई होगी। कब आई थी? 1600 में एक रॉयल चार्टर यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ पर ट्रेड करने आई थी। कहाँ से? वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी ईस्ट से। और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लो प्राइस में अपने चीज़ को मार्केट में क्या करती थी, वो क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बहुत कम दाम से खरीदती थी चीज़ें। भारत से जो चीज़ें थे, भारत की जो गुड्स थी और सर्विसेज थी, उन्हें वो बहुत कम रेट से खरीदते थे और यूरोप में उस चीज़ को जाके हायर प्राइस में जाके बेचा करते थे। तो ये एक चीज़ वो करते थे, यहाँ पर बहुत सस्ते दाम से खरीद लेते थे और बेचने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ चीज़ लगाते थे। इंडिया के जो कॉटन्स थे, इंडिया के जो सिल्क थे, उनकी यूरोपियन मार्केट में बहुत सारी डिमांड थी। इतनी हेवी डिमांड थी कि आप बता नहीं सकते, इतने फेमस हो गए थे। आज भी वो डिमांड बरकरार है। इंडिया की जो कॉटन्स, क्वालिटी और सिल्क, ये सारे आज भी यूरोपियन कंट्री के यहाँ पर क्या है, पूरे फेमस हो चुके हैं। और इंडिया के जो पेपर, क्लोव्स, कार्डामोन, चिनामोन, ये भी ग्रेट डिमांड में यूरोप में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से अपने स्पाइसेस भी लेते। इंडिया के स्पाइसेस वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं। आज भी इंडिया के पास ये चीज़ है। स्पाइसेस वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। और इंडिया के गुड्स, कॉटन्स एंड सिल्क्स, ये भारत पूरे वर्ल्ड में एक गुड क्वालिटी के अनुसार जाने जाते हैं। भारत के टी, कॉफ़ी, पूरे हिंदुस्तान में की जो टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, पूरे विश्व में एक वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी और टी के नाम से ही हमारी कंट्री जाने जाती है। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहती थी, और अपने खुद की जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में आई थी, वो सारे यहाँ के सारे रिसोर्सेज वहाँ पर इसलिए बेच दी, वहाँ पर वो रेपुटेड हो सके, यूरोप के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को अटेंशन दे सके, रेस्पेक्ट दे सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट की अदर यूरोपियन कंपनीज के साथ। वो अदर क्या की कोलैबोरेशन की थी अदर यूरोपियन कंपनी थे, फ्रांस, डच और पुर्तगीज। आपको तो पता ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद गोवा में कौन सी चीज़ थी? पुर्तगीज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई थी, तब पुर्तगीज ने गोवा में आके अपना ढिंडोरा पीट दिया था। वो इसीलिए आप जाओगे अगर गोवा, तो हमको वहाँ को ज़्यादातर क्रिश्चियन की चीज़ें दिखेगी, जैसे चर्च बहुत दिखेगा आपको। अभी भी
क्यों? क्योंकि पुर्तगाल, अगर आप गोवा का हिस्ट्री देखोगे आपको पता चलेगा कि गोवा में ज़्यादा पुर्तगीज का शासन था, वो पुर्तगीज के शासन थे, ठीक है। वही पुर्तगीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया। डच भी हिंदुस्तान में थे, फ्रेंच भी थे, ये सारे लोग थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बुलाया था। ये जो पावरफुल नेवल फोर्स थे ब्रिटिश ने ओन किया था, कहाँ? इनके पास बहुत सारे पावरफुल वेपन्स थे। ये कहाँ से उन्हें लिया था? यूरोपियन से। उन्होंने ये सारे चीज़ों को अपने ट्रेड के मुताबिक, अपने पैसे के मुताबिक खरीदा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स किया था कहाँ पर? अपने ट्रेड को उन्होंने बिगिन किया था कहाँ पर? बंगाल में। 1651 में फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बैंक ऑफ रिवर हुगली में क्या हुआ? सेटअप किया गया। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर खुली थी? सूरत में। कहाँ? 1608 में। 1608 में पहली फैक्ट्री खुली थी सूरत में। औरंगजेब ने उस चीज़ को ग्रांटेड किया था, वहाँ पर खरीदने के लिए, उन्हें ट्रेड करने के लिए वहाँ पर फ्री में उन्हें दे दिया था, और वहाँ पर बिना ड्यूटी अपने ट्रेड को फ्री में करने के लिए परमिशन भी दे दी थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती भी वहाँ पर की थी। जो कंपनी थी वो मोर कॉन्सेशन ऑन मैनिपुलेट एक्सट्राइंग प्रिविलेजेस करती थी। वो जो कंपनी थी मैनिपुलेट करती थी, लोगों के ऊपर मोनोपोली चलाती थी और कोई कंपनी को हावी होने नहीं देती थी। उस कंपनी का यही पॉपुलर था कि वो मिसयूज करती थी। उस कंपनी के पास ट्रेडिंग पर्पस के लिए, परंतु वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हिंदुस्तान में आई थी, पर उसे जो भी सारे राइट्स दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, उसकी वो मिसयूज की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस चीज़ों को मिसयूज किया था और अपने वेल्थ को बढ़ाते चली गई, अपने वेल्थ को बढ़ाते चली गई। इंडिया को उसने खोखला कर दिया था उस समय। फिर क्या होता? जो प्राइवेट ट्रेड कंपनीज थी वो भी सफर वहां पर आगे वो लॉसेस खाने लगे। जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो कि छोटे छोटे प्राइवेट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो लॉस खाने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किसका सहारा था? औरंगजेब का। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को इंडिया से लेने में सक्षम हो पाए थे। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट या फिर किसका साथ हो तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। वही ईस्ट इंडिया कंपनी थे किया था, मोनोपोली एक क्रिएट किया था। तभी क्या हुआ था? एक बैटल हो चुका था, तभी शुरू होती है युद्ध की। युद्ध में क्या हुआ था? औरंगजेब मर चुका था। जो बंगाल के नवाब थे उन्हें अरेस्ट किए गए थे अपने पावर्स ऑटोनॉमी के द्वारा। उन्हें क्या किया? अरेस्टेड कर दिया था, असेटेड किया गया था। क्यों? सॉरी, अरेस्टेड नहीं किया गया था, उन्हें असर्ट किया गया था। क्यों? पावर और ऑटोनॉमी के द्वारा। तब बंगाल के सबसे पावरफुल इंसान कौन थे? उनके नवाब्स। जो नवाब थे बंगाल से, उन्हें रिफ्यूज कर दिया कि हम आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे और आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। क्योंकि नवाब ने वहाँ पर मना कर दिया था किसको? ब्रिटिश को, यहाँ पर क्या करने के लिए? अपने कंपनी को खोलने के लिए। तभी ब्रिटिश ने वांटेड किया ड्यूटीज अवेलेबल इन, बट उन्होंने कहा कि हम अपने ड्यूटीज़ और ड्यूज़ आपको देंगे, आपकी ड्यूज़ जो कि ड्यूटीज़ वो हमको देंगे, और यहाँ पर जो ड्यूज़ दिया जाता है ड्यूटीज़ हम आपको देंगे और ड्यूज़ को अबोलिश कर देंगे। पर तभी भी ब्रिटिश के जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया था। तभी ब्रिटिश जानता था कि जो कंडीशन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल का, और हम उनके साथ क्या करेंगे? ऑटोनॉमी को फोर्स में करेंगे। वो चाहते अब कुछ नहीं हो सकता है। अब बंगाल के लोग तो अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनके नवाब से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर युद्ध तो होगा। तो जो कि एक जो ट्रेड से, देखिए यहाँ पर ट्रेड था, बिजनेस, कैसे आ गया लीड टू बैटल, कैसे युद्ध होगा अभी हम देखते हैं। क्या युद्ध हुआ गाइज? तो युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो सभी नाम शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी का। बैटल ऑफ प्लासी होता है कब? 23 जून 1757 में, जहाँ पर जो फर्स्ट मेजर विक्ट्री होता है इंग्लिश का, यानी ब्रिटिश का पहला विक्ट्री होता है इंडिया में। बैटल ऑफ प्लासी में जीता कौन था? ब्रिटिश ही जीता था गाइस। जो अली वारदी खान जो थे वो कब मरे थे? 1756 में। और सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और जो 1757 में जो रॉबर्ट क्लीव थे उन्होंने कंपनी के आर्मी को लीड किया था अगेंस्ट सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ पर? प्लासी एक जगह है बंगाल में। सिराजुद्दौला जब नवाब थे तभी जो इनके कौन थे आर्मी के हेड थे, उन्होंने अपने आर्मी को अगेंस्ट किया था। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला को। कहाँ पर? प्लास में। इसका मेन रीज़न ये था कि जो नवाब क्यों डिफेट हो गए, क्यों हार गए? क्योंकि उनके जो फोर्स को कौन लीड करता? मीर जफर। और वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, ये एक कमांडर थे इसके, जो कि सिराजुद्दौला को नेवर फॉर द बैटल, वो कभी भी, ये जो व्यक्ति था ये कभी भी सिराजुद्दौला को
जीतने के लिए नहीं देता था। जो मिस्टर जफर ने प्रॉमिस किया था क्लिफ को, देखिए ये जो व्यक्ति, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि हिंदुस्तान की तरफ लड़ते हुए किसके साथ वादा कर रहा है, किसके साथ प्रॉमिस कर रहा है, ब्रिटिश के साथ। ये धोखाधड़ी था, ये देश के ऊपर गद्दारी थी, ये देश के लिए खराब था। इसीलिए हमारा देश नवाब चीज हार गए, क्योंकि वो कमांडर था, मेन चीज था, उसके पास सारे चीजें थी, कहाँ कहाँ आर्मी लड़ेगी, उसने ये सारी चीजें क्लिफ को बता दिया। और इसीलिए नवाब ने इसके बाद क्या क्या क्रश कर रहा है, उसके ऊपर हावी हो गए, किसके, उस सिराजुद्दौला के ऊपर, तो वो हार गए। आज पर द डील ऑफ मिस्टर जफर, जो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इन्हें भाई साहब को क्या बनना था, नवाब बनना था बंगाल का, और नवाब के बंगाल बन गए आफ्टर द डिफेट। उसके बाद क्या, कौन हार गया भाई, सिराजुद्दौला हार भी गए और मर भी गए। बट द नॉमिनल हेड ऑफ द बंगाल एंड द एक्चुअल पावर रिमेन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तब उसके बाद जो नॉमिनल हेड और जो एक्चुअल पावर था वो नवाब के पास नहीं था, वो किसके पास था, वो ब्रिटिश के पास था। ये चीज आपको क्लियर होगी, मेरी बातें सारे चीज क्लियर होंगी, ये सारे चीजें। इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया औरंगजेब के बारे में, ये जो फेमस चीजें थी वो तो मैंने बता दिया आपको। बिगिंस ट्रेड्स, उन्होंने कैसे ट्रेड किया था, ये सारी चीज़ें, और कैसे एक ट्रेड बैटल में कन्वर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली है। तो हम रहते हैं आज की वीडियो में इतना ही रखें, तो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड like also the video. Thank you.